नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और आज एक बार फिर से चर्चा करेंगे बांग्लादेश की। मेरे साथ जुड़े हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। चर्चा बांग्लादेश पर इसलिए होगी कि मोहम्मद यूनुस जो अब तक दूसरे देशों को, ये समझ लीजिए खासकर भारत को अकड़ दिखाने का काम कर रहे थे, अब उनकी अकड़ बांग्लादेश के लोग ही तोड़ रही हैं और इसी के साथ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज भी एक होकर यूनुस से सीधे सीधे पूछ रही हैं कि कब तक चुनाव होंगे। ऐसे काम अब नहीं चलने वाला। बताया जा रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है, तो बांग्लादेश में कुछ भी स्थिर नहीं है। सारी चीजें अस्थिर होती हुई नजर आ रही हैं और इसीलिए यूनुस पर सवाल उठ रही हैं। पंकज जी, लोग कह रहे हैं कि एक बार फिर से तख्ता पलट होगा, जिसने जैसा किया उसको वैसा ही भुगतना होगा। थोड़ा विस्तार से समझाइए बांग्लादेश के क्या हालात हैं इस वक्त। बांग्लादेश के हालात ये हैं कि सबसे बड़ी पार्टी थी वहां आवामी लीग, और जबरदस्ती भीड़ का शक्ल बना के और उसका तख्ता पलट किया गया, और उनकी जो हसीना वो है भारत में। दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, मेरी आवाज आ रही है ना जी? दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है बीएनपी, जिसकी हेड बेगम खालिदा जिया थी, वो भी देश छोड़ के जा चुकी है। तो ये उसी तरह की स्थिति है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लीडर देश छोड़ के जा चुके हैं। अब बच गए छोटे छोटे दल। उन्होंने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है, थर्ड फ्रंट वहां जिसे बोल सकते हैं। उसका नाम है अमार बांग्लादेश पार्टी। उनकी एक बैठक हुई ढाका में और तमाम उसमें कम्युनिस्ट पार्टियां भी शामिल थी, छोटे छोटे दल भी शामिल थे इन दोनों के अलावा, और सबने एक स्वर में कहा कि अनंत काल तक यह इंतरिम सरकार नहीं चल सकती। इस सरकार के पास न मैच्योरिटी है, न समझ है देश चलाने की। इनके पास सिर्फ एक भीड़ है जिसके हाथों में हथियार है, और जो उनके खिलाफ बोलता है उसको मारने पीटने लगते हैं, बस इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। और उस बैठक में, जो ढाका में बैठक हुई इस शुक्रवार को अमार बांग्लादेश पार्टी यानी एबी पार्टी की, उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन भी मौजूद थे, कुछ बुद्धिजीवी भी मौजूद थे और बाकी सारी पार्टियां थी। सबने मिलकर यह कहा कि बांग्लादेश में टैक्स बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज प्राइस इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, गैस का, इलेक्ट्रिसिटी का संकट है, टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी है। हम बहुत गहरे भयावह दलदल में फंसने जा रहे हैं और इसका एकमात्र उपाय यह है कि बांग्लादेश में जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए और फिर एक कोई अस्थायी सरकार के गठन की प्रक्रिया आरंभ की जाए। उसी बैठक में वक्ताओं ने यह भी कहा कि मोहम्मद यूनुस जो हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है, सारा कुछ कमांड कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स जिन्होंने ये आंदोलन को लीड किया था। ये तो जब खत्म हो गया, तख्ता पलट हुआ, तब आए ना। तो मोहम्मद यूनुस से वो छात्र भी खुश नहीं। अभी एक 3-4 दिन पहले की बात है, बांग्लादेश में सरकारी संपत्तियों को इसलिए नुकसान पहुंचा दिया गया क्योंकि जो आग लगा रहे थे अपने बसों में, उनकी मांग थी कि हम लाल किले पर चढ़ाई करेंगे। अरे तुमको चढ़ाई करना है, लाल किले पर बसें अपनी जला रहे हो। ये हाल है वहां। मतलब भीड़, आप समझ रही है ना कि एक इस्लामिक भीड़ की क्या मेंटलिटी होती है। बिल्कुल वैसा ही है। बांग्लादेश अराजकता की आग में जा रहा है और जो भी वहां समझदार आदमी है वो ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव कराओ। और मैं एक महत्वपूर्ण बात बताता हूं, मोहम्मद यूनुस चुनाव नहीं कराने वाले, और चुनाव कराने की डिमांड की थी बीएनपी के नेता ने। इन्होंने मना कर दिया है, इसलिए वो विरोध में बोलने लगे और बाद में खालिदा जिया को भागना पड़ा। तो बीएनपी के नेताओं की भी अब धरपकड़ शुरू हो गई है वहां पे। जो वहां चुनाव की मांग करेगा उसकी धरपकड़ शुरू होगी। और ऐसे ही वक्त में जो आर्मी है वो आमतौर पे सत्ता पर कब्जा कर लेती है अलग अलग देशों में। आप देखिए ना, जिस देश में जो मेन पार्टी है, अपोजिशन है, वहां है नहीं, चुनाव कराने की दूर दूर तक कोई गुंजाइश नहीं, तो चला कौन रहा है देश को? आर्मी चला नहीं रही है, तो चला कौन रहा है देश को? न अब तक कोई मंत्रिमंडल का गठन हुआ, न कोई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है सरकार का। बस यूं ही है, एक अंतरिम सरकार बना दिया और वो अमेरिका से डिक्टेट हो रहे हैं। और बाइडेन जा रहे हैं, अब ज्यादा नहीं है, 8 दिन का वक्त है। तो ये आवाजें और उठेंगी और जैसे जैसे चुनाव की मांग बढ़ती जाएगी। ये आप तस्वीर दिखा रहे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बांग्लादेश है, उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली थी चुनाव की मांग को लेकर।
तो ये यूनुस के लिए कितनी बड़ी चुनौती है कि जिन स्टूडेंट्स ने उस पूरे आंदोलन को लीड किया था वो अब इनके विरोध में आ गए हैं। नॉर्मल जनता इनसे वैसे परेशान है, आम जनता, पॉलिटिकल पार्टीज वैसे इनसे परेशान हो गई, आर्मी का कोई फिलहाल रोल नजर नहीं आ रहा है, ये स्टूडेंट्स इनसे नाराज हो गए, तो ये इतनी पावर में कहां से रह गए फिर? पावर में नहीं है। जो बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया, उन्हें पता है कि मोहम्मद यूनुस है, इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। जिस दिन मोहम्मद यूनुस भाग गया ना, सारे देश इनको लात मार के भगा देंगे, कहेंगे चुनाव कराओ, और यूएन पीस कीपिंग फोर्स भी आ सकती है वहां पे। इन सबसे इनको डर है। एक मुखौटा तो है ना, एक लिबरल अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त मुखौटा, वो है ना कम से कम मोहम्मद यूनुस। तो मोहम्मद यूनुस की सुने या नहीं सुने, इनको इस तरह बैठा। अच्छा, ये पता है मोहम्मद यूनुस की हालत क्या है? परिवार में एक बुजुर्ग नहीं होते हैं जिनको कोई भी बाहर का आदमी आता है तो दिखाया जाता है कि यही हमारे मुखिया हैं, पर चलती अपने बेटों की है और कमाने वाले सारे बेटे होते, वही हालत है। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के तट पे या घर के दरवाजे पे खाट पर बैठा हुआ वो बूढ़ा है जिसे पगड़ी पहनाकर मूछें ऐंठकर लाठी में डंडा देकर दिखाया जाता है, ये देखिए हमारे घर के मालिक यही है, और अंदर कोलाहल मचा रहता है घर में। वही स्थिति है इनकी। और ये क्या कर रहे हैं? इज्जत बचा रहे हैं रामजाम जी सबको। और अब तो ये बयानबाजी भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिका, बिडेन ने इन्हें डांटा कि हिंदू जिनोसाइड बंद करो, पर ये बेचारे के बस में है क्या बंद करवाना? ये अपील कर सकते हैं सिर्फ कि देखो बाल बच्चों, मारा पीटी मत करो आपस में, बड़ी बदनामी हो रही है परिवार की, बस इतना ही ये कह सकते हैं। इनकी सुनना न सुनना उन छात्र नेताओं के हाथ में है। और कोई इस तरह का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइज फोर्स है ही नहीं कि जो कि पूरे बांग्लादेश को चला सके। बांग्लादेश में आप स्थिति समझिए, बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस की ओर बढ़ रहा है बांग्लादेश। जिस देश की जीडीपी आज से साल 2 साल पहले भारत से ऊपर हो गई थी, वो आज ऐसा कोलैप्स कर रहा है एक एक करके। 6 महीने से वहां टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगभग ठप है, और बहुत सारे ट्रक एसोसिएशन की हड़ताल चल रही है। वहां जो बसें जो ट्रांसपोर्ट है उनको जलाया जा रहा है। मतलब अराजकता की स्थिति है बांग्लादेश में। अल्पसंख्यक असुरक्षित है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन बांग्लादेश में कोई सुरक्षित नहीं है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अभी आवामी लीग के बाद बीएनपी के नेताओं की धरपकड़ शुरू हुई, उनको मारना पीटना शुरू कर दिया, उनके दफ्तरों पर कब्जा करना शुरू किया। ये अराजक भीड़ एक देश नहीं चला सकती। बिल्कुल वो किसी को डरा के धमका के भगा जरूर सकती है, लेकिन देश चलाने के लिए एक बेहतरीन थॉट प्रोसेस का आदमी चाहिए। और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है वो इस बात को समझ रहे हैं। उन्होंने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में साफ साफ कहा कि हम भारत से लड़कर नहीं रह सकते। उन्होंने साफ साफ कहा कि यहां तो चुनाव कराकर कोई ना कोई सरकार तो बनानी होगी। अंतरिम सरकार क्या होती है? अंतरिम सरकार मतलब वो तब तक का एक पीरियड पे होता है, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि भाई एक गया दूसरा आने वाला है, तब तक कार्यकारी सरकार वो चल रही है। तो ये तो कार्यकारी सरकार ही खींचे चले जा रहे हैं। नहीं, अच्छा एक बात बताइए, शेख हसीना ने एक बार कहा था कि मैं वापस जरूर आऊंगी। अभी जिस तरीके का माहौल बांग्लादेश में इनके खिलाफ बन रहा है, उनके लिए दरवाजे खुल सकते हैं? क्योंकि अगर वो वापस आएंगी भी तो भी उन पे इतने सारे मुकदमे लगा रखे हैं, तो उनके लिए क्या सिनेरियो बन रहा है? सारे मुकदमे हट जाते हैं। पाकिस्तान में हमने देखा है कि नवाज शरीफ की जब सरकार गई या मुशर्रफ आए थे तो उनपे इतने सारे मुकदमे थे कि उनको फांसी की सजा होने वाली थी, लेकिन फिर सरकार बदली। आज देखिए शहबाज शरीफ, उनके भाई सरकार में है, नवाज शरीफ आ रहे हैं जा रहे हैं, भले बीमारी के चलते लंदन में है, या यूं कह सकते हैं कि इस एज में वो लंदन में अपने कंफर्ट जोन में है। लेकिन सरकारें जब हटती है ना, अच्छा केस लगाया किसने? इन्हीं उपद्रवियों ने केस लगाया। इसकी मान्यता है कि नहीं? जो जज इनके खिलाफ फैसला देता है उससे भीड़ लगा लेते हैं, कनपट्टी पर बंदूक रख के रेजिग्नेशन पेपर साइन करवा रहे हैं। तो इन फैसलों की मान्यता होगी या नहीं होगी? और सबसे बड़ी बात, बांग्लादेश में अब बेचैनी है। बेचैनी इस बात की है कि पहले वाला बांग्लादेश कब होगा, कब हम शांति से स्कूल जा सकेंगे, कब बाजार खुलेंगे, कब वापस इंडस्ट्री अपने ट्रैक पे आएगी। और ऐसी जब स्थिति आती है ना, तो स्वतः स्फूर्त एक आंदोलन होता है, और छोटे छोटे आंदोलन शुरू हो गए वहां पे। अभी भले ही मोबिलाइजेशन बड़ा नहीं है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर अब ये डिमांड आ रही है कि चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, चुनाव कराओ, हम अपनी सरकार चुनना चाहते हैं, कौन अच्छा आदमी है हम उसको चुनेंगे। और इन परिस्थितियों में लोग तो एस्टेब्लिश लीडर भी देखेंगे ना, कि जो बांग्लादेश को लगातार चलाते आ रहे हैं, जिनमें जो ये सक्षम है सरकार चलाने में। इनको पता ही नहीं इन छात्रों को कि सरकार चलती कैसे है। विदेश नीति की कोई जानकारी नहीं, डिफेंस नीति की कोई जानकारी नहीं, इकोनॉमी की कोई जानकारी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की कोई जानकारी नहीं, बस भीड़ जानते हैं ये कि भीड़ है हम।
और किसी से भी अपना कहना मनवा सकते हैं। ऐसे नहीं चलेगा और धीरे धीरे आस पड़ोस की नजर भी अब बांग्लादेश पे जाने लगी है। भारत कुछ कर नहीं रहा है, भारत को पता है कि अपने हालात पे ये खुद कोलैप्स करेगा, हमें करने की जरूरत ही नहीं है। और धीरे धीरे वहां जो अराजकता की स्थिति, अब लोग बेचैन है, अब वहां से आवाज उठनी शुरू हो गई है। चाइना भी वेट एंड वॉच है। चाइना भी बिल्कुल खुश नहीं है कि अमेरिका का डीप स्टेट आकर बांग्लादेश में बैठा हुआ है। अपने पड़ोस में कोई अमेरिकन डीप स्टेट को नहीं बैठने देना चाहता, तो चाइना भी ये वेट कर रहा है। और एक खबर यह है कि अराकान आर्मी को वो चाइना पीछे से फंड कर रहा है। और वहां एक म्यांमार में रोहिंग्या रिवोल्यूशनरी गार्ड या रोहिंग्या के नाम से एक संगठन है जो कि रोहिंग्या मुसलमानों का है, उसको पहले फंड करा था पाकिस्तान। चाइना ने डांटा है कि इतना जूता मारेंगे ना, आज के बाद से पता चला कि रोहिंग्या को फंड किया हो तो। वो अराकान आर्मी रोहिंग्या के खिलाफ लड़ रही है और रोहिंग्या के खिलाफ लड़ने के बहाने वो बांग्लादेश में घुस रही है। बांग्लादेश के पता है ना 16 पोस्ट पे कब्जा कर लिया था। सेंट मार्टिन आइलैंड जिसे लेकर सारा, लुइस मार्टिन आइलैंड है वो, और जिसे लेकर सारा ये विवाद शुरू हुआ, वहां पे अराकान आर्मी बैठी हुई है। और वो जहाजों से जो छोटे छोटे नाव होते थे, जहाज होते थे जिससे ये ट्रेड होता था, वो बिल्कुल बंद है 1 हफ्ते से। तो उधर से भी प्रेशर है यूनुस पे, चाइना की तरफ से प्रेशर है। भारत से गाली गलौज करके देख ही लिया, अंत में तो अनाज मांगना ही पड़ा ना भारत से। ठीक है कि भैया खाने के लिए इतना टन दे दो। ठीक है, तो बांग्लादेश की स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, ये आपने समझा, और बाकी जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया पंकज जी ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।